दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का करंट अफेयर्स के आज के इस क्लास में। इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और आज के इस क्लास में आप देखेंगे 28 दिसंबर 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संकलन होगा और तमाम जानकारी बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर हमेशा की तरह मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं। बस धैर्यपूर्वक प्रत्येक दिन एक रूटीन को फॉलो करते हुए क्लासेस को जरूर फॉलो कीजिए, निश्चित तौर पर सफलता आपकी कदम चुमेगी। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों पिछले क्लास में एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, देख लीजिए प्रश्न क्या था। विजय हजारे ट्रॉफी से संबंधित, इससे पहले हमने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को लेकर जानकारी आपको दिया था कि झारखंड ने जीता है, पहली बार जीता है, ईशान किशन की कप्तानी में जीता है हरियाणा को हराकर। अब यहां पर विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में बिहार ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कितना रन बनाया है, जो कि इस टूर्नामेंट का अब तक के इतिहास का एक सर्वोच्च स्कोर है। और बिहार ने ये जो उपलब्धि हासिल की है, जो रिकॉर्ड स्थापित हुआ है, वो अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ, आपको ध्यान रखना, 574 रन है और 550 रन का आंकड़ा पहली बार पार हुआ है। हालांकि इससे पहले 505 रन का शायद एक आंकड़ा था जो तमिलनाडु ने अरुणाचल प्रदेश के ही खिलाफ बनाया था। मुझे याद आ रहा, कल या परसों वाली क्लास में ये चीजें हम डिस्कस आपके बीच किए थे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास के पहले प्रश्न से। दोस्तों ये प्रश्न ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसके पिछले संस्करण में हम वो चीजें अभी आपको दिखलाएंगे, बतलाएंगे। प्रश्न पे फोकस कीजिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए पहला कथन आपके बीच है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में बिहार से 2 बच्चों को सम्मानित किया गया है। अच्छा, दोनों का नाम भी यहां पर दिया गया, वैभव सूर्यवंशी और कमलेश कुमार। ऐसे में ये कथन तो यहां पर सत्य है। दूसरा यहां पर पॉइंट है, दूसरा कथन है कि वैभव सूर्यवंशी को खेल श्रेणी में पुरस्कार मिला, यह भी सत्य है। तीसरे कथन की बात करें तो कमलेश कुमार को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है, जो कि वीरता श्रेणी में इन्हें सम्मानित किया गया है, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार और दुर्घटना के बीच एक बच्चे की जान बचाने का प्रयास किया था, जिसमें उनका निधन हो गया, और इसी वीरता के लिए इन्हें अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो तीनों के तीनों कथन यहां पर सही है। देख लीजिए सभी कथन सही, विकल्प नंबर डी में है, और यही तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि यहां से ऑलरेडी 69वीं बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, वो चीजें आपको हम दिखलाएंगे, लेकिन सबसे पहले 2025 को लेकर यहां पर चीजों को हम देखते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रत्येक वर्ष ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये 5 से 18 साल के उम्र के बच्चों को दिया जाता है, और आपको ध्यान रखना है कि इस बार 26 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, ये भी लिख लीजिएगा, मतलब दोनों को मिला के 20 बच्चों को सम्मानित किया गया है, जो कि वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट या फिर असाधारण उपलब्धियों को एक प्रकार से मान्यता दिया जाता है, उनके उत्कृष्ट कार्य को एक प्रकार से मान्यता देते हुए सम्मानित किया जाता है। अच्छा, इन्हीं 20 में से बिहार को 2 पुरस्कार मिला है। एक तो वैभव सूर्यवंशी, ये 14 साल इनका उम्र है, समस्तीपुर बिहार के हैं, और एक बात यहां पर ध्यान रखिए, कमलेश कुमार महज 11 साल के, मरणोपरांत इन्हें पुरस्कार मिला है, ये बिहार के कैमूर के हैं। अब यहां पर दोनों के बारे में कुछ जानकारी अतिरिक्त आप देख रहे हैं कि जो वैभव सूर्यवंशी है इनको खेल श्रेणी में पुरस्कार दिया गया, कमलेश कुमार को वीरता श्रेणी में। अच्छा, कमलेश कुमार के बारे में चीजों को समझिएगा कि भ्रष्टाचार और दुर्घटना के बीच एक बच्चे की जान बचाने के प्रयास के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। और इन 20 पुरस्कारों में दोस्तों 2 पुरस्कार ऐसे हैं जो मरणोपरांत दिया गया है। एक तो बिहार का कमलेश कुमार है, और एक है व्योमा प्रिया, देख लीजिए यहां पर लिखा हुआ होगा, हाँ, व्योमा प्रिया, जो कि 6 वर्ष की महज है, ये तमिलनाडु की है। ये 2 पुरस्कार 20 में से ऐसे रहे जो मरणोपरांत बच्चों को दिया गया है। अच्छा, वैभव सूर्यवंशी को तस्वीर में आप यहां पर देख रहे हैं, अभी हाल ही में आपको ध्यान रखना 190 रनों की एकदम धाकड़ पारी खेली थी, इसी वाले प्रश्न में जो अभी हम आपको जानकारी दे रहे थे। हाँ, यहां पर इस वाले में 190 रन का इसका विशाल स्कोर था, 15 छक्के लगाए थे उन्होंने, और उसके बाद 16 चौके।
तो ये एक बड़ा स्कोर बना था। ये तमाम बातों को ध्यान रखिए। अब फाइनली हम वहां पर पहुंच चुके हैं जहां से ऑलरेडी आपके बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। 2022 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से धीरज कुमार को वीरता के लिए और पल साक्षी को सामाजिक सेवा के लिए। अच्छा, यहां पर आपको बता दें कि धीरज कुमार ने अपने छोटे भाई को मगरमच्छ से बचाया था, उनकी वीरता को सम्मानित किया गया, जबकि पल साक्षी सामाजिक सेवा के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। इन्होंने जो एक प्रकार से बोलते हैं ना बच्चे या फिर गांव में मतलब एक गुल्लक टाइप का होता है ना, उसमें सिक्का हम लोग जमा करते हैं, मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं कि उन्होंने सामाजिक सेवा को ध्यान में रखते हुए पीएम केयर्स फंड में अपना जमा किया हुआ राशि 10,000 डोनेट किया था और इस वजह से इन्हें सम्मानित किया गया था। और एक बच्चे के लिए एक बड़ी बात होती है, तो ऐसे में ध्यान रखिए ये आपके 69th बीपीएससी, मुझे याद आ रहा है ये ऑलरेडी पूछा हुआ प्रश्न है किस एग्जाम में, तो 69th बीपीएससी। अब इसी में 2023 में ध्यान रखिए किसी को नहीं मिला बिहार से, बिहार में किसी को भी ये पुरस्कार नहीं मिला था 2023 में, जबकि 2024 में कला और संस्कृति श्रेणी में मोहम्मद हुसैन को सम्मानित किया गया। अब 2025 की सूची को यहां पर हमने अपडेट कर दिया है, तो दोनों को यहां पर आपको ध्यान रखना है। देखिए कितना मजा आ रहा है चीजों को जब आप पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं कि ये सारे प्रश्न एग्जाम में बने हैं, संभावना है कि आने वाले दिनों में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से अगर मजा आए पढ़ने में तो बिल्कुल यहां पर क्लासेस को रेगुलर फॉलो कीजिएगा। और दोस्तों एक जानकारी आप सबों को हम दे दें, नए साल के अवसर पर अभी एक ऑफर संचालित हो रही है। आपको जो विजेता बैच यहां पर दिख रहा है करंट अफेयर्स का, अगर तैयारी बेहतरीन तरीके से करनी है तो आपको इस कोर्स को लेना है। करंट अफेयर्स की पूरी जो प्रिपरेशन है यहां से आपकी हो जाएगी। अभी अगर आपसे ज्वाइन करते हैं तो पिछला आपको सारा निःशुल्क मिलेगा। आज से आपका मेंबरशिप स्टार्ट होगा, अगले 1 साल तक आप यहां पर भरपूर लाभ उठा पाएंगे। हमारे जितने भी मटेरियल है उसका आप लाभ उठा पाएंगे। देखिए इसी कूपन कोड का इस्तेमाल करना है, BM50। 2 जनवरी 2026 तक ये ऑफर है, अभी जाइए। इसमें कंडीशन है केवल 200 अभ्यर्थियों के लिए ये उपलब्ध है। तो अभी बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके चाहे विजेता बैच 72वीं बीपीएससी या फिर बीपीएससी एडीओ किसी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, आप इसको ले सकते हैं। नो डाउट तैयारी यहां से बेहतर होगी। अब देखिए आइए दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न आपको क्या कह रहा है कि 10 से 19 दिसंबर 2025 को कहां आयोजित 45वीं एनटीपीसी सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में तीरंदाजी में जो कि रिकर्व राउंड यानी कि इस कैटेगरी में बिहार के मुंगेर जिले की अंशिका कुमारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए व्यक्तिगत स्पर्धा में यानी कि यहां पर सिंगल्स में रजत पदक और मिक्स्ड टीम स्पर्धा में समर्थ कुमार जो कि बिहार के भोजपुर के हैं, इनके साथ कांस्य पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है। सबसे ये पहले प्रतियोगिता ध्यान रखिए 45वीं एनटीपीसी सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 45वां संस्करण अभी हैदराबाद में आयोजित हुआ था। विकल्प नंबर ए यहां पर इसका राइट आंसर है। अच्छा, कभी ये मत सोचिएगा कि इस तरह के प्रश्न बिहार के एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी हम बहुत सारी जानकारी आपको देंगे, बस धैर्यपूर्वक क्लास को फॉलो कीजिए। और बड़े जो लेवल के प्रश्न है, देखिए इसी में हम डायरेक्टली एक लाइन में भी प्रश्न आपसे पूछ सकते थे, वो दौर अब चले गया है, प्रश्न को थोड़ा कठिन करके पूछा जा रहा है। तो प्रैक्टिस आपकी होगी तो चीजें अच्छी तरीके से संचालित होगी, क्योंकि परीक्षा हॉल में समय भी आपको मैनेज करना पड़ता है। तो यहां पर इस तरह से जब हम चीजों को आपके बीच रखते हैं तो थोड़ा अच्छा रहता है, चीजें बेहतर तरीके से आपके मतलब कि इर्द गिर्द घूमती है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होता है। अब देखिए निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। देखिए यहां पे 2025 गलत लिखा गया है, तो विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 यहां पर आपको नोट करना है, ध्यान देना है कि भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं। तो विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से अभी जयंत विष्णु नार्लिकर को सम्मानित किया गया है। अब यहां पर इसके बारे में जानकारी यह है कि 23 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में यह पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। ये इस पुरस्कार समारोह का दूसरा संस्करण था। कुल 24 पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया गया। इन 4 श्रेणियों की बात करें तो इन 4 श्रेणियों में सबसे पहला तो विज्ञान रत्न, फिर विज्ञान श्री, फिर विज्ञान युवा और विज्ञान टीम।
ध्यान दीजिए, हम बात यहाँ पर कर रहे हैं 4 श्रेणियों में 24 पुरस्कार दिया गया। अब विज्ञान रत्न पुरस्कार जो सबसे पहले हमने लिखा है, ये सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार है भारत का, जो कि भारत का सर्वोच्च विज्ञान सम्मान है। वर्ष 2025 में खगोल भौतिक विज्ञानी जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत प्रदान किया गया। इस बात को नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आप VVI प्रश्नों में इसे रखिएगा, मुझे लगता है कि यहां से प्रश्न बन सकता है। वहीं पर एक पुरस्कार विज्ञान टीम की हमने बात किया, तो विज्ञान टीम पुरस्कार CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की टीम अरोमा मिशन को सम्मानित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त जो अन्य 2 श्रेणी है, विज्ञान श्री और विज्ञान युवा, इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहां पर 22 पुरस्कार दिया गया है, तो वो एक लंबी सूची हो जाती है, तो इसको हमने यहां पर शामिल नहीं किया। हालांकि मैं PDF में देने का प्रयास करूंगा, वो चीजें आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, यह पुरस्कार का उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार यानी कि इनोवेशंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रकार से मान्यता देना है उनकी उपलब्धियों को लेकर। तो ये तमाम चीजें विज्ञान पुरस्कार को लेकर ध्यान रखिएगा। कोई भी पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में वहां से प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में आदिवासी खिलाड़ियों को राष्ट्रीय मंच देने की दिशा में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, बहुत ही आसान सा सवाल है। यहां पर इसका शुभंकर क्या है और मेजबान राज्य कौन सा, ये पूछा गया है। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की जो मेजबानी है वो छत्तीसगढ़ करेगा। ये पहला संस्करण है, 2026 में मेजबानी छत्तीसगढ़ करेगा। और इसका जो शुभंकर है ये है मोरवीर। मोरवीर इसका शुभंकर है, जिसे आप यहां पर तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। देख लिया आपने दोस्तों। अब फोकस कीजिए, यहां पर हम क्या आपको बतला रहे हैं। अभी हाल ही में ये खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के लोगो, थीम सॉन्ग और शुभंकर को लॉन्च किया गया, जो औपचारिक अनावरण है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में, जो मुख्यमंत्री यहां के छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय इनके द्वारा किया गया। अब जो शुभंकर की हम बात कर रहे हैं, जो मस्कट की बात कर रहे हैं, जो मोरवीर है, तो मोर का अर्थ है मेरा यानी कि अपना, वीर का अर्थ आप लोग जानते हैं बहादुर, जो आदिवासी समुदायों के साहस और पहचान को दर्शाता है। और इसके साथ ही जब इसकी मेजबानी करेगा छत्तीसगढ़, तो ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जो इसकी मेजबानी छत्तीसगढ़ करेगा। मतलब यहां पर अभी तो ये घोषित है और जो आयोजन है 2026 से शुरू होगा, तो जब ये कर लेगा तो पहला राज्य बन जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिए। अब एक अति महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत ये आयोजित हो रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2017 में। इसके तहत कई सारे गेम्स आयोजित होते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया स्कूल गेम, खेलो इंडिया बीच गेम्स, और यहाँ पर आप देख रहे हैं खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये सारे आयोजित होते हैं। तो इसी दौरान यहाँ पर खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत आपको ये ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में 4 से लेकर 15 मई 2025 तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित हुआ, और ये इसका 7वां संस्करण था, ये ध्यान रखिएगा। और इसका शुभंकर क्या था? गज सिंह। गज मतलब हाथी, सिंह मतलब शेर। देखिए यहाँ पर हमने लिखा भी है, जो हाथी की शक्ति और सिंह के हृदय यानी कि दिल का प्रतीक है। इस बात को ध्यान रखिए। इससे संबंधित ऑलरेडी आपके एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। खेलो इंडिया कार्यक्रम या फिर खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत यूथ गेम्स 2025 में जो 4 से लेकर 15 मई 2025 तक बिहार में 5 शहरों में आयोजित हुआ, यही प्रश्न वास्तव में आपसे एग्जाम में पूछा गया था। यहां पर देख लीजिए, पहला ही पॉइंट यही है कि कहां पर इसका आयोजन हुआ है। अब यहां पर ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, और इसमें कई जानकारी और है, जैसे कि 7वां संस्करण है, उद्घाटन कब हुआ, थीम सॉन्ग क्या, शुभंकर क्या, और ये शुभंकर कहां से लिया गया। दरअसल ये पाल वंश के अभिलेखीय विरासत से लिया गया है, जो उसके स्तंभों पर उकेरा जाता था। तो इस बात को भी ध्यान आप लोग रखेंगे। और यहां पर आप देख रहे हैं शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, राजस्थान रहा। बिहार 36 पदक जीता, पदक तालिका में 15वें स्थान पर रहा, 3 दर्जन पदक के साथ। इस चीज को ध्यान रखें। अच्छा, खेलो इंडिया कार्यक्रम की जो हम बात कर रहे थे 2017 में, एक वीडियो में हमें कमेंट मिला था कुछ समय पहले कि सर आप बताते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स यहां पर आयोजित हुआ या फिर शुरुआत ऐसे हुई, तो इसमें एक कंफ्यूजन है। बात को समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे मान लीजिए ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसको खेलो इंडिया कार्यक्रम से उन्होंने रिलेट कर दिया। सर आप बतला रहे थे शुरुआत तब हुई, आप बता रहे हैं 2017 में। वास्तव में जो मूल संस्था वो खेलो इंडिया कार्यक्रम, जो इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में हुई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा।
इसके अंतर्गत अन्य जो विभिन्न प्रकार के खेल हैं उसकी शुरुआत अब धीरे धीरे हो रही है। जैसे ट्राइबल गेम्स की शुरुआत 2026 से होगी, तो वो उसके अंतर्गत निहित है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिएगा बिहार ने जिन विभिन्न खेलों में 36 पदक जीता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें 7 गोल्ड मेडल था। आप यहाँ पर देखिए, पीछे चले आइए, यहाँ पर हमने लिखा भी है 7 गोल्ड मेडल, फिर 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल बिहार ने अपने नाम किया है ना कमाल की जानकारी। इस तरह से चीजों को पढ़िए ताकि कुछ भी आपका ना छूटे। और ये सभी चीजें तभी पॉसिबल होगा जब आप रेगुलर रहेंगे, जब आपके पास तमाम नोट्स उपलब्ध रहेंगे, जब आप रेगुलर क्लासेस को फॉलो करेंगे। देखिए यहाँ पर बिहार की मेजबानी में कई सारी प्रतियोगिताएं जो आयोजित हुई उसको लेकर जानकारी है, और ये वाला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर। और यही तो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था बीपीएससी फील्ड असिस्टेंट वाले एग्जाम में कि किन शहरों में इसका आयोजन हुआ है। अब देखिए किन शहरों में, अब 5 शहर का नाम आप यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। तो जिनको याद रहा होगा उन्होंने एकदम अच्छे तरीके से इसका आंसर किया होगा और 1 अंक अपने नाम किया होगा। और गलती से अगर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है और आपने गलत कर दिया तो आपकी जो रैंक है वो और भी नीचे चले जाएगी, नुकसान ही नुकसान है। तो चीज़ों को जब भी पढ़िए डिटेल में पढ़िए, इससे आपको फायदा मिलेगा। खेलो इंडिया कार्यक्रम की बात हो रही तो दोस्तों अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी राजस्थान ने किया, पहली बार किया है। खम्मा घनी इसका शुभंकर था, ये चीज़ें हमने आपको बतलाया था। राजस्थान पहली बार था जब इसकी मेजबानी किया, और ये 7 शहर में आयोजित हुआ। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में इसका आयोजन हुआ है। और कंप्लीट जानकारी आपको हमने दिया है। शुभंकर खम्मागनी जो कि प्रकार से स्वागत का प्रतीक है। आपको मैंने बोला ना, जिस प्रकार से हिंदू धर्म में बोलते हैं राम राम स्वागतम, और मुस्लिम धर्म या फिर इस्लाम में बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम या फिर वालेकुम अस्सलाम, इस प्रकार से एक प्रकार से आप बोल सकते हैं ये स्वागत का प्रतीक है। अब इसमें देखिएगा प्रथम स्थान पर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, फिर दूसरे स्थान पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, तीसरे स्थान पर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय रहा है। पदक तालिका की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, इसमें थोड़ा और डीप में जाइए आप, यहां पर वो तमाम जानकारी डिटेल में पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर आइएगा, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को लेकर कंप्लीट जानकारी है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बिहार का उतना बड़ा कुछ भी नाम नहीं है, लेकिन एक पुरस्कार हमें नजर आता है, देखने को मिलता है, जो चौथा संस्करण आयोजित हुआ था 19 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक। इसमें बिहार की ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की महिला कबड्डी टीम 115वें स्थान पर रही थी, कांस्य पदक अपने नाम किया था। वो चीजें हमने मेंशन कर दिया है। इसके अतिरिक्त खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया कार्यक्रम में ये ध्यान रखिएगा, खेलो इंडिया जल महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील में आयोजित किया गया। इससे पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स जो आयोजित हुआ था दीव में हुआ था, ये इसका पहला संस्करण है। और इस तरह से चीजों को ध्यान रखिए, 2025 में इसी साल मई महीने में आयोजित हुआ है। देखिए मजा आ रहा है, चीज़ों को रिलेट करके पढ़िए, और जो चीज़ें हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है यहाँ पर हम आपका रिवीजन करवाते जा रहे हैं। और जिस पक्षी को देख रहे हैं किंग फिशर है, जो ये खेलो इंडिया जल महोत्सव का ये शुभंकर है, हिमालयन किंग फिशर। अब एक अति महत्वपूर्ण जानकारी, एक बड़ी जानकारी है, इस पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा। 2028 में एक बड़ी प्रतियोगिता बिहार में आयोजित होने जा रही है, और ये देश में पहली बार होगा। देख लीजिए कौन सी प्रतियोगिता है, नेशनल यूथ गेम्स, पहला संस्करण बिहार मेजबानी करेगा। इसको लेकर जानकारी हम आपको दे चुके हैं। एक अपडेट ये भी ध्यान रखिए, बिहार के खेल मंत्री जो अब तक सुरेंद्र मेहता था, नई मंत्रिमंडल के गठन के बाद श्रेयसी सिंह बिहार के खेल मंत्री हैं, जमुई से बीजेपी विधायक हैं। 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, इस बात को ध्यान रखिए। और अभी हाल ही में जो 31वां संस्करण ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का पेरिस में आयोजित हुआ था, वहां पर यह शामिल थी। हालांकि कोई पदक नहीं जीत पाई, वो अलग बात है, लेकिन भाग ली थी, भारत का प्रतिनिधित्व की थी। अब आइए अगले प्रश्न पे, ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में किस शहर ने पहला स्थान प्राप्त किया है, जो अपनी पारंपरिक व्यंजन और भोजन संस्कृति के लिए विश्व भर में जाना जाता है। देखिए अब यहां पर पिज्जा मार्गरेटा का नाम आपने सुना होगा, जरूर सुना होगा। पिज्जा खाने के अगर आप शौकीन हैं तो इसमें आप रिलेट कीजिएगा। जो वास्तव में प्रश्न पूछा जा रहा है, पहले आंसर देख लीजिए। नेपल्स शहर जो इटली का है, इसमें प्रथम स्थान पर रहा, और इसकी जो प्रसिद्धि है वो पिज्जा मार्गरेटा को ही लेकर है। यहाँ पे देखिए हमने लिखा भी है कि पिज्जा मार्गरेटा के लिए प्रसिद्ध है। तो ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में जो टॉप 10 जो शहर है,
मतलब किस लिए प्रसिद्ध है वो चीजें डिटेल में आपके बीच हमने रखा है। टॉप 10 में 5वें नंबर पर आप देखेंगे कि भारत का जो शहर है मुंबई, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। इससे पहले जो टॉप 4 में है वो सभी इटली के ही शहर है। आप देख रहे हैं नेपल्स शहर इटली का, मिलान, फिर बोल्गना, फिर फ्लोरेंस, ये सभी इटली का शहर है। उसके बाद जोनोआ भी इटली का, फिर उसका फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, फिर एक और है इटली की राजधानी रोम, फिर लीमा जो पेरू की राजधानी है। तो इस तरह से चीजों को ध्यान रखिएगा। मुंबई 5वें स्थान पर है, अपने जीवंत स्ट्रीट फूड के लिए प्रसिद्ध है। वड़ा पाव आदि जो यहाँ पर मिलते हैं, ये तस्वीर के माध्यम से भी हमने आपको दिखलाने का प्रयास किया है। तो ध्यान रखिएगा, ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में इटली का दबदबा रहा है। भारत का एक शहर है, वो कौन सा है? तो मुंबई है। भारत का कोई भी पड़ोसी देश इसमें आपको नहीं दिख रहा है। इन तमाम बातों को ध्यान रखिएगा। कुछ समय पहले पिछले साल हमने ये आपको जानकारी दिया था कि भारत सरकार ने भागलपुर को स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया था। पिछले साल ये जानकारी हमने आपको दिया था। ये चीजें आप ध्यान रखें। चले आइए यहां पर अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले यहां पर बात हो रही है इटली के व्यंजनों की, और ऐसे में रैंकिंग को लेकर एक जानकारी और यहां पर ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में एक उपलब्धि दर्ज हुआ है इटली के एक शहर को, या फिर इटली को, शहर को नहीं, मतलब इटली देश को ही, क्योंकि यहां के जो व्यंजन है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुके हैं। जैसे पिज्जा हो गया, पास्ता हो गया, जो बड़े चाव से लोग खाते हैं, उसका जो एक प्रकार से आप बोल सकते हैं मतलब जो आया है जहां से, वो बोल सकते हैं इटली से ही संबंधित है। जैसे पारंपरिक रेसिपी जैसे पास्ता, पिज्जा, रिसोटो, और उसके अतिरिक्त पोकेसिया कुछ होता होगा, फिर क्लासिक डेजर्ट आदि जो होते हैं, तो वो बेसिकली एक प्रकार से इटली से ही संबंधित है। और इसी को लेकर अभी हाल ही में यूनेस्को ने आधिकारिक रूप से इटली के व्यंजनों को, यानी कि ये सारे को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया। इटालियन जो कुजीन होता है, इसको एक प्रकार से मान्यता दिया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये अभी हाल ही में एक सप्ताह पहले खबरों में था, 1 से 1.5 सप्ताह पहले इसको हमने आपको पढ़ाया हुआ है, और विशेष जानकारी है दोस्तों। तमाम बातों को नोट कीजिएगा। और खान पान की यहाँ पर बात हो रही है, तो अभी हाल ही में लखनऊ को खान पान की नगरी घोषित किया गया है। आपको मालूम है कुछ समय पहले, आई थिंक 1 महीना हो रहा है, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, व्यंजन कला में खान पान की नगरी के रूप में लखनऊ को एक प्रकार से मान्यता दिया गया है। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज ऑफ इंडिया, मतलब क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की सूची में लखनऊ 9वां शहर है भारत का, जिसे कि सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में शामिल किया गया है। इससे पहले 2023 में सिटी ऑफ म्यूजिक और सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में क्रमशः मध्य प्रदेश का ग्वालियर और केरल का कोझिकोड को शामिल किया गया था। इस तरह से चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और ये ज़्यादा पुराना नहीं है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 9 शहर, 9वां बना है कौन सा? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। और अगर आपको मजा आ रहा है, चीज़ों को पढ़ने में एकदम आनंद आ रहा है, तो दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों, सहपाठियों, भाइयों, बहनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और एक टारगेट आज हम आपको दे रहे हैं बहुत दिनों के बाद। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिल रही है तो दोस्तों 400 लाइक का जो आंकड़ा है वो जरूर पूरा कीजिएगा, और कम से कम एक शेयर जरूर कीजिएगा। कंटेंट बहुत अच्छा है, लोगों तक रीच नहीं है, बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो लोगों तक वीडियो पहुंचेंगे। एक बार जहां पर भी आपको शेयर करने का मन है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर व्हाट्सएप पे जो भी ग्रुप आते हैं, वहां पर जरूर शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए अब यहां पर आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भारत में 2026-27 से 3 वर्षों के लिए संकेतात्मक यानी कि सिंबॉलिक बजट तैयार करने वाली रोलिंग बजट प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य कौन होगा? एक बड़ी पहल है, और ध्यान रखिए मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा। दोस्तों रोलिंग बजट क्या होता है, पहले इसी को देख लीजिए। रोलिंग बजट की अगर हम बात करते हैं कि यह बजट की वह प्रणाली है जिसमें हर वर्ष केवल 1 साल का नहीं बल्कि आगे कई वर्षों के, सामान्यतः 3 से 5 वर्षों का बजट जो है वो निरंतर अपडेट किया जाता है, निरंतर अद्यतन किया जाता है, जो हर साल आगे खिसकता जाता है। यानी कि अभी सिंबॉलिक या फिर अनुमान के आधार पर आपको यह ध्यान रखना है कि जो बजट 3 से 5 साल का जारी होता है, जैसे एक वित्त वर्ष समाप्त हुआ तो आगे से एक जुड़ जाता है, तो ये आगे खिसकता रहता है। एक प्रकार से यहां पर ये बजट की एक अच्छी प्रक्रिया आप बोल सकते हैं। ये कहीं ना कहीं समान रूप से जो आम बजट पेश होता है उससे कहीं ये बेहतर है।
ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। और ऐसा पहल जो कि वित्तीय सुधारों की दिशा में किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ये इतिहास रच दिया। मध्य प्रदेश ने निर्णय लिया कि 2026-27 से रोलिंग बजट लागू किया जाएगा। इस बात को ध्यान आपको रखना है। संकेतात्मक बजट की जो बात हो रही है, देखिए, जिसके तहत 3 लगातार वित्तीय वर्षों के लिए संकेतात्मक बजट अनुमान तैयार किया जाएंगे, एक आकलन होता है, वो चीजें समझिएगा। दोस्तों, बजट की बात हो रही तो ये जानकारी यहां पर आपके बीच हमने रखा है और ये आपके 70वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर सिंपल सा एक जानकारी यह है कि बिहार सरकार ने पहली बार वित्तीय वर्ष 2021 के लिए अपना पहला ग्रीन बजट यानी कि हरित बजट 15 मार्च 2020 को विधानसभा में पेश किया था। उप मुख्यमंत्री या फिर वित्त मंत्री की बात हम कर रहे हैं, वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी थे जिन्होंने इस बजट को पेश किया था। और एक बात ये ध्यान रख लीजिएगा, जो एग्जाम में पूछा गया था ये वित्तीय वर्ष 2021 ही पूछा गया था, वो चीजें अभी हम आपको दिखलाएंगे। और इसके साथ ही बिहार भारत का पहला राज्य बन गया जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए ये हरित बजट पेश किया था। अब यहां पर देखिएगा, 70वीं बीपीएससी एग्जाम की जो बात हम कर रहे हैं, आपको तो यकीन होगा नहीं जिस प्रश्न की अभी हम बात कर रहे हैं, जो हमने आपको बोला कि ये पूछा गया है। आइए हम आपको दिखलाते हैं कि कब हमने पढ़ाया था और कब एग्जाम में पूछा गया। 70वीं बीपीएससी एग्जाम आयोजित हुआ था 13 दिसंबर 2024 को, इस बात को आप लोग जानते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे 38 प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछे गए, जिसमें 35 प्रश्न हमने आपको पढ़ाया था। इसका प्रूफ भी हमने आपको दिया। अभी हम प्रूफ में देखेंगे बिहार के प्रश्नों को, तो 38 में से 11 प्रश्न बिहार करंट अफेयर्स के थे और 11 में से 10 प्रश्न हमने आपको पढ़ाया हुआ था। आइए देख लेते हैं एक नजर। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि श्रेयसी सिंह बिहार विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई। हूबहू ये प्रश्न जो आप यहां पर देख रहे हैं एग्जाम में वैसा ही पूछा गया और ये हमने आपको पढ़ाया था। यहां पर देख लीजिए 29 जुलाई 2024 करंट अफेयर्स वाले वीडियो में जो यहां पर आप देख रहे हैं, देखिए यहां पर है ना, श्रेयसी सिंह जमुई विधायक यहां से मतलब इसमें शामिल थे। तो ये चीज ध्यान रखिए। इसी प्रकार से अन्य कई प्रश्न जो यहां पर आप देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करके इसको आप देख सकते हैं, तमाम चीजें आप यहां पर देख लीजिए। हाँ, ग्रीन बजट की जो हम बात कर रहे थे, तीसरे प्रश्न में है ग्रीन बजट कब पेश किया गया था, वित्तीय वर्ष 2021 में। देखिए पहला ही लाइन है कि बिहार में ग्रीन बजट की शुरुआत 2021 में भी थी और ये हमने कब पढ़ाया था, 24 जुलाई 2023 को करंट अफेयर्स वाले क्लास नंबर 625 में। वो चीजें यहां पर बड़ा करके आप देख रहे हैं। तो तमाम चीजें पीडीएफ में आपको मिलती है, सारे के सारे प्रूफ हैं, एकदम हूबहू प्रश्न बने हैं, कुछ भी बाहर आपका नहीं है। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, आप इसको फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। आज वाले करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ अभी आप यहां पर देख रहे हैं, निःशुल्क आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। अगर आपको रेगुलर चाहिए तो करंट अफेयर्स का इस विजेता बैच को ले लीजिएगा, अभी 50% ऑफ भी है। और दोस्तों यही इकलौता प्रश्न था जो हमने आपको बिहार करंट अफेयर्स में नहीं पढ़ाया था, और इसलिए क्योंकि ये 2015 से रिलेट करके ये प्रश्न था, तो ये बहुत पीछे का था। हो सकता है कि मतलब चीजें यहां पर मुझे याद भी नहीं है, तो मैंने ये मुझे लगता है कि नहीं पढ़ाया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त जो रिमेनिंग अभी हमने आपको दिखलाया, ये सभी प्रश्न पढ़ाया हुआ है, इस बात को ध्यान रखिए। अब आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके बीच है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथन एक है कि भारतीय तटरक्षक बल ने अपना पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप जो है ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में कमीशन किया है। भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ जिसका नाम क्या है, देखिए नाम है समुद्र प्रताप, जो कि पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है। तो ये इसका कथन जो है ये सही है। दूसरा कथन है कि यह पोत तेल रिसाव नियंत्रण, समुद्री कानून प्रवर्तन और खोज एवं बचाव ऑपरेशन के लिए अत्याधुनिक तकनीक और उपकरणों से सुसज्जित है। तो ध्यान रखें ये भी कथन यहां पर सत्य है और ये देश में ही डिजाइन और निर्मित किया गया है, समुद्री प्रदूषण से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अभी तो हम यही बात कर रहे थे, समुद्री प्रदूषण नियंत्रण पोत है। तो तीनों के तीनों जो कथन है यहां पर एक दूसरे से रिलेटेड है, तीनों सही है। विशेष रूप से समुद्र प्रताप इसका नाम है और क्या उद्देश्य से लाया गया है। और यहां पर तीनों विकल्पों तीनों कथनों को जब आप देखेंगे तो विकल्प नंबर डी, सॉरी यहां पर डी नहीं, एक सेकंड रुकिएगा, ये तीनों के तीनों सही है ना, तो विकल्प नंबर सी सही होगा। तीनों कथन यहां पर सत्य है, विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्लियर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न से जुड़ी हुई तमाम जानकारी यहीं पर है। आ जाइए अगले प्रश्न पे। दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल जो कि धनु यात्रा के नाम से आयोजित होता है, हालिया संस्करण का आयोजन जो है ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। दोस्तों धनु यात्रा जो एक प्रकार से फेस्टिवल है,
जो कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर फेस्टिवल है। ये प्रत्येक वर्ष उड़ीसा में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसे राष्ट्रीय महोत्सव का दर्जा प्राप्त है। उड़ीसा में प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है, बरगढ़ जगह एक जगह, वहीं पर 24 दिसंबर 2025 को इसका उद्घाटन हुआ है। अगले 11 दिन तक ये चलेगा। इसके थीम की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कथाएं, कंस जो उसके मामा थे उनका वध इसमें दिखलाया जाता है तस्वीर में। आई थिंक ये कंस को ही आप देख रहे हैं, तो उनके वध आदि को इसमें दर्शाया जाता है, जो मूल रूप से यहाँ पर एक प्रकार से आयोजित होता है। विशेषता की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है, जो जहाँ पूरा शहर ही रंगमंच बन जाता है और दर्शक घूमते हुए नाटकों का हिस्सा बनते हैं। और ध्यान दीजिए क्या बात हम कर रहे हैं, ओपन एयर थिएटर। यहाँ पर देखिए ओपन एयर थिएटर, और विश्व में सबसे बड़ा आयोजन है ये। इस कैटेगरी में देखें तो शुरुआत 1947-48 में स्वतंत्रता दिवस के जश्न के रूप में यहां पर शुरू हुई थी। तो इसको ध्यान रखिए, मूलतः संबंधित है उड़ीसा से। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अब यहां पर अगला प्रश्न है कि हालिया लिखित पुस्तक द ग्रेट सक्सेशन हैक के लेखक उर्जित पटेल हैं। अब देखिए, बताएं कि आरबीआई के कौन से गवर्नर के रूप में वो कार्य किए थे। क्रम के दृष्टिकोण से आपको याद होना चाहिए, ये 24वें गवर्नर थे आरबीआई के उर्जित पटेल। अब यहां पर द ग्रेट सक्सेशन हैक पुस्तक को देख रहे हैं, इसके कवर पेज को, जो किताब को लिखे हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल हैं। इनसे पहले भी उनकी एक पुस्तक आई थी जिसकी जानकारी यहां पर हमने दिया है। देखिए उर्जित पटेल वैसे तो उनके माता पिता भारतीय हैं, गुजराती हैं, और ऐसे में ध्यान रखिए हालांकि उनका जन्म जो हुआ था केन्या में हुआ था, और जिन्होंने, आपको ध्यान रखिए, वे एक अर्थशास्त्री थे। उन्होंने 2016 से 18 तक भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर के रूप में कार्य किया। अब देखिएगा एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं, यहां पर उस चीज को आप देख रहे हैं। भारत में नोटबंदी जो हुई थी ये उर्जित पटेल के कार्यकाल में ही हुई थी। 20 अगस्त 2016 को उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके ही कार्यकाल के दौरान भारत में 500 रुपये और 1000 रुपये का जो नोट है 8 नवंबर 2016 को भ्रष्टाचार, काले धन, नकली मुद्रा और आतंकवाद पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने बंद किया था। ये विमुद्रीकरण यानी कि डीमोनेटाइजेशन प्रणाली का एक हिस्सा था। और ऐसे में एक जानकारी हमने 2-3 दिन पहले आपको दिया है कि भारत में डीमोनेटाइजेशन 3 बार हुआ है। आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि 3 बार कब कब हुआ है। देखते हैं, परीक्षा है आपका, मान लीजिए ये सवाल हमने आपको परीक्षा स्वरूप पूछा है, तो बताइए कब कब हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन हाल ही में कुछ पुस्तक का विमोचन किए हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी को समर्पित है। तो इस पुस्तक का नाम है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। अभी हाल ही में इस पुस्तक का इन्होंने विमोचन किया है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने, जो कि आपको यह ध्यान रखना, पुस्तक का नाम है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव या फिर वसुदेव देवनानी द्वारा लिखा गया है। नई दिल्ली में इसका विमोचन सीपी राधाकृष्णन द्वारा किया गया और यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी को समर्पित है, जो कि वाजपेयी जी के आदर्श, उनके मूल्यों और दूरदर्शिता को एक प्रकार से उनकी सराहना करता है। दोस्तों ये तो रही बात इस पुस्तक से संबंधित, लेकिन 1-2 दिन पहले हमने ये भी आपको जानकारी दिया था कि 21 दिसंबर 2025 को इंदौर मध्य प्रदेश में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी के अवसर पर शून्य से शतक एक प्रकार से स्मृति समारोह का आयोजन यहां पर किया गया था। और अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो भाजपा के संस्थापक और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके और भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे। 2015 में उन्हें भारत रत्न मिला था। क्लियर है? ये तमाम चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं आपके बीच, यहां से पुनः हमने आपको यहां पर आपके बीच रखा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया हाल ही में कहां खोजी गई है? तो महाराष्ट्र में खोजी गई है। यही वो तस्वीर है जो इंटरनेट पर वायरल हो रही है। ये ऐसा अनुमान है वैज्ञानिकों का, ये कहा जाता है कि एक भूल भुलैया थी। जिस प्रकार से स्ट्रक्चर में आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पत्थरों की बने थे, हो सकता है कि ये भूल भुलैया ही रहा होगा या फिर अलग चीजें, वो तो क्लियर नहीं, लेकिन जो चीजें मीडियम खबरों उस आधार पर ये ध्यान रखिए ये महाराष्ट्र में है। अगला एक और प्रश्न है कि भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के सदस्य देशों का 11वां सम्मेलन अभी हाल ही में 15 से 19 दिसंबर 2025 को किस देश में आयोजित किया गया? तो कतर में आयोजित हुआ है, दोहा कतर। विकल्प नंबर ए यहां पर इसका राइट आंसर है। दोस्तों आज के इस क्लास का ये प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है और प्रयास कीजिए कि चीजों को आप अच्छी तरीके से लिखें, डिटेल में लिखें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। और जो ऑफर को लेकर हम जानकारी आपको दे रहे थे, नए साल के अवसर पर एक नया ऑफर है। आपको कूपन कोड अप्लाई करना है BM50। चाहे आप बीपीएससी एईडी, चाहे आप 72वीं बीपीएससी या फिर बिहार के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, आप हमारा करंट अफेयर्स का विजेता बैच या फिर 72वीं बीपीएससी या फिर बीपीएससी एईडी का कोई भी कोर्स ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन को हम यहां पर समाप्त करते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।